की शादी के 3 दिन बाद ही मौत हो गई थी और मेरी भाभी बेवा हो गई। अचानक भाई की मौत से भाभी पागल हो गई, लेकिन हर रोज़ रात को भाभी के कमरे से चीखने की आवाज़ें आती थीं। एक दिन मुझसे रहा ना गया तो अचानक ही भाभी के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई और सामने का जो मंज़र देखा, मेरी भी चीखें निकल गई थीं। क्योंकि भाभी रात का वक्त था, गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, सब लोग अपने अपने कमरों में छुपे हुए थे, कोई किसी से नज़रें ना मिला पा रहा था। शाम के बाद का ये वक्त हर रोज़ हम सब का दुख ताज़ा कर देता था और हम सब घर वाले एक दूसरे से छुप छुप कर अपने अपने कमरों में बंद होकर अपना अपना दुख हल्का करने की कोशिश करते थे। ऐसा पिछले 2 हफ्तों से हो रहा था। 2 हफ्तों में से एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जिस दिन हम सब इस दर्दनाक वक्त से ना गुजरे हों। काफ़ी देर तक अपने कमरे में बंद रहने के बाद मैं खुद को मजबूत करके उठी और कमरे से बाहर निकली। एक मैं ही थी कि जिसको मजबूत बनना था, अपनी बूढ़ी माँ और कमज़ोर बाप को संभालना था। सीन में आकर हाथ धोया, फिर मुंह पर छींटे मारे ताकि हालत थोड़ी सुधर जाए। मेरी आंखें रोने की वजह से खुजली हो रही थी। मुंह धोने के बाद उनकी हालत कुछ ठीक हुई थी। तौलिए से मुंह पोंछकर चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट सजाकर भाई के कमरे की तरफ गई थी और दरवाजे पर दस्तक देकर खाना लग जाने की खबर थी और वहाँ से अम्मा बाबा के कमरे में चली गई। जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा और दोनों अपनी आंखें साफ करने लगे, मेरा अंदाज़ा ठीक था। मेरे आने से पहले वो दोनों भी रो रहे थे, जबकि मुझे देखकर एकदम से आंसू पहुंचे और मुस्कुराने लगे। कैसे हम सब एक दूसरे को दिलासे दे रहे थे और बहाने बहाने से जीने की वजह ढूंढ रहे थे। हम पर जो जुल्म के पहाड़ टूट पड़े थे, उनसे निकलना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। खैर, माँ और पापा को उठाया और उन्हें लेकर खाने की मेज़ पर आए। उनको कुर्सियों पर बिठाया और किचन की तरफ चली गई ताकि खाना डालकर लाया जा सके। अम्मा बाबा की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। कैसे वो दोनों दो ही हफ्ते के अंदर अंदर कमज़ोर और लाचार से हो गए थे। 2 हफ्ते के अंदर ही उन्हें न जाने कितनी बीमारियों ने आ घेरा था। मैं खाना बर्तनों में डालकर मेज़ पर लगा दिया, पर अफसोस भाई के कमरे की तरफ देखा, जो अभी तक मैंने फिर से जाकर 2-3 बार दस्तक दी, मगर कोई भी जवाब नहीं आया। तो फिर खाना निकाल कर अम्मा और बाबा को देने लगी। थोड़ी देर बाद हम खाने से फ्री हो चुके थे। खाना क्या था, बस नाम के लिए ही कुछ ही निवाले खाए थे, जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी था। मैं बर्तन समेट के बाद अम्मा को कहने पर एक दफ़ा फिर से भाई के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन भाई के दरवाजे का कमरा नहीं खुला था। थोड़ी ही देर बाद बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे पप्पो, चाची, चाचा, ताया और ताई थे। सबने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ रखा और अंदर हो लिए। मैं आकर अम्मा और बाबा से मिले। एक दूसरे से गले मिलते अम्मा और पप्पो से रो पड़ी थीं। ताई जी ने बड़ी मुश्किल से दोनों को चुप करवाया था। पिछले 2 हफ्ते से हमारे घर में यूं ही मातम छाया हुआ था। मेरा बड़ा भाई हमारा अकलौता सहारा था। 2 हफ्ते पहले ही अचानक से हमें छोड़कर जा चुका था। इसका जाना हमारे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। किसी ने सोचा था इस अचानक हादसे के बारे में? अभी 2 महीने पहले तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था। हम हंसी खुशी अपने घर में रह रहे थे और फिर यूं अचानक ये हादसा हो गया था, जिसने हम सबसे हमारी खुशियाँ छीन ली थी और हमें तोड़कर रख दिया था। फूफो, ताई और अम्मा ने भाई की बातें शुरू कर दी, जबकि चची एक तरफ खामोश बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वो भी नई नवेली ही थी। उनकी शादी को सिर्फ 7 माह ही हुए थे, इसलिए वो हम भी ज़्यादा घुल मिल नहीं सकी थी। मैं भी ताई के साथ एक तरफ जाकर बैठ गई। भाई की बातें सुनकर एक बार फिर से आंखों में आंसू आ गए थे। तभी पप्पो ने ख्वाहिश इजहार की कि वो अपने भतीजे को देखना चाहती हैं। पप्पो ने मुझे कहा कि मैं उन्हें भाई की शादी की वीडियो लगाकर दिखाऊं। मैं ना चाहते हुए भी मजबूरन कमरे से लैपटॉप लेने चली गई। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा बाबा भाई की शादी की वीडियो देखें और फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, लेकिन पप्पो की बात भी नहीं काटी जा सकती थी। तो लैपटॉप उठाकर लाई और शादी की वीडियो चला दी। मेरा भाई अपनी शादी पर बहुत खुश था। न जाने किसकी नज़र लग गई थी। इसको सब साथ साथ वीडियो देख रहे थे और साथ साथ ही बातें भी जारी थी। अम्मा तो बार बार भाई की तस्वीर को छूकर प्यार दे रही थी और साथ ही साथ रो रही थी। तभी पप्पो ने भाभी के बारे में पूछा कि यास्मीन, तेरी बहू कहाँ है? इस बात पर अम्मा ने फ़ौरन से मेरी तरफ देखा था, जबकि मैं खुद बहुत घबरा गई थी। अब भला मैं पप्पो को क्या जवाब देती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पप्पो को ना झूठ बोल सकती थी, ना ही सच बता सकती थी। पप्पो के साथ सख्त मिजाज से हम सब अच्छी तरह से वाकिफ थे। अगर पप्पो को भाभी के बारे में भिनक भी लग जाती तो न जाने कितना तमाशा हो जाता। और हमारा मातम वाला घर था, हम घर में कोई तमाशा नहीं लगवा सकते थे। इससे पहले मैं और अम्मा पप्पो को कोई जवाब देती, घर के दरवाजे से मोहल्ले के मर्द और आते दिखाई दिए। वो लोग रोज़ाना रात के खाने के बाद हमारा दुख हल्का करने चले आते थे। बाबा ताया जान मर्दों को लेकर बैठक में चले गए, जबकि औरतें वहीं सीन में ही बैठ गईं। मैंने औरतों को देखकर एक सुकून भरी सांस ली थी कि चलो इनके आने से पप्पो का ध्यान भाभी की तरफ से हट जाएगा। लेकिन ये मेरी सिर्फ गलतफहमी थी। उन औरतों ने भी हमारे हाल चाल के बाद भाभी का पूछा था, लेकिन हमारे पास किसी को बताने के लिए कोई जवाब नहीं था। अब भला क्या बताती उनको? उससे तो किसी चीज़ का होश ही नहीं है। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं उनको बता दूं कि भाभी को नींद की गोलियां देकर सुला दिया गया। अभी मैं बोलने ही वाली थी कि उससे पहले कि अचानक से भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी बाहर आती दिखाई दी। उन्हें देखते ही मैंने और अम्मा ने शर्म से सर झुका लिया था। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। हमारे सामने ही हमारी इज्जत का जनाजा निकल चुका था। अब किसी से क्या शिकायत करते? मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे भाई की पसंद ऐसी होगी। पछताने का क्या फ़ायदा? काश कि अम्मा उस वक्त भाई की बात ना मानती तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। हमने कभी नहीं सोचा था भाभी ऐसा करेंगी। सब औरतों की नज़रें भाई के कमरे की तरफ थीं और वो तौबा तौबा करते हुए कानों को हाथ लगा रही थी। भाभी की इस उलिये की उम्मीद किसी को भी ना थी। अभी तो भाई को गुजरे मुश्किल से 2 हफ्ते हुए थे और भाभी की हालत इतनी शर्मनाक थी, अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे कि सबकी नज़रें शर्म से झुक गई। सब लोग सवालिया नज़रों से मेरी अम्मा को देखने लगे थे। भाभी मुश्किल से लाल रंग का भारी लहंगा संभालते हुए हमारी तरफ आईं। भाभी के चलने के साथ ही उनके पैरों में बंधी पायल और कलाइयों में मौजूदा चूड़ियों की खन खन ने शोर मचा दिया था। वो पूरे लाल जोड़े में सजी हुई थी।
भर भर के जेवर पहने हुए थे और चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट थी जो कि एक दुल्हन की तरह सजी होती है। वो हमारे पास आकर रुकी और कुछ देर खड़ी होकर लैपटॉप पर चलती वीडियो को देखती रही और फिर लैपटॉप उठाकर अपने कमरे में ले गई। पुप्पो का तो भाभी को ये हुलिया देखते ही पारा हाई हो गया था। अभी वो फौरन से उठकर भाभी के पीछे गई थी, मगर उससे पहले ही भाभी ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। पुप्पो गुस्से से वापस हमारे पास आई और अम्मा की क्लास लेनी शुरू कर दी। पुप्पो ने अम्मा से कहा कि यास्मीन जी, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है? क्या तुम इस घर के रस्म रिवाज भूल गई हो? तुम जानती नहीं कि इस घर में रहने के क्या असूल है? मगर लगता है बेटे की मौत के बाद तुम सब भूल गई हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यह सब याद करवा देती हूँ। जिस औरत का शौहर मर जाए वो बेवा होती है। उसको इस तरह से रंगीन कपड़े पहनने का कोई हक नहीं, और ना ही सुहाग की कांच की चूड़ियाँ और ना ही जेवर पहनने का हक। लेकिन ये अपनी बहू को देखो, तेरे बेटे के मरे हुए 2 हफ्ते हुए और उसने इतने भड़कीले चमकीले कपड़े पहने शुरू कर दिए। इस तरह से तैयार है जैसे सुहागन हो। पप्पो का तमाशा शुरू हो चुका था। अम्मा चुपचाप पप्पो की बातें सुनती जा रही थी। बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। पप्पो कुछ गलत तो नहीं कह रही थी, जो कुछ भी था पप्पो सच कह रही थी। पप्पो अभी के अभी भाभी के घर से निकलने के लिए कह रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको संभाला और पप्पो को बड़ी मुश्किल से समझाया। दरअसल जब से भाई की मौत हुई थी, भाभी का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया था। उनका दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि भाई मर चुके हैं। इसलिए वो खुद को सुहागन बनाकर रखती थी और भाई का इंतजार करती थी। मेरी पूरी बात सुनकर सबने अफसोस जाहिर किया था। भाभी को घर में रखने और इस हुलिये में देखना बर्दाश्त करना हमारी भी मजबूरी थी। अगर ना होती तो खुशी से कौन कहता है बेटे को गुजरे 15 दिन भी नहीं हुए और उसकी बीवी दुल्हन बनकर बैठ जाए और घर वाले बर्दाश्त करते रहे। हम किसी खुशी से ये सब नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारी भी एक मजबूरी थी। कुछ देर बैठने के बाद सब लोग वापस अपने अपने घरों को चले गए थे, जबकि पप्पो जाते जाते अम्मा को भाभी पर कड़ी निगरानी रखने का बोली थी। साथ ही साथ अम्मा को कहा इसे समझाओ ताकि ये अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अम्मा ने पप्पो की बातें सुनकर सिर्फ सर हिलाने पर ही गनीमत समझी। पप्पो को भेजने के बाद हम अपने अपने कमरों में आकर सो गए थे। वक्त गुजरता गया था, लेकिन भाभी अभी तक वैसी की वैसी ही थी। उनमें ज़रा भी बदलाव ना आया था। वही आदतें, वही हरकतें, और अम्मा समझा समझा कर थक गई थी कि भाई अब इस दुनिया में नहीं है। इसने हमारी आंखों के सामने दम तोड़ा है और हमने अपने हाथों से उसको दफनाया। मगर मजाल है जो उस पर रत्ती भर असर हुआ हो। वही हर रोज़ दुल्हन की तरह तैयार होती और शादी की वीडियो लेकर कमरे में बंद हो जाती। उसके कमरे से अक्सर बातों की आवाज़ें सुनाई देती थी। न जाने वो किससे बातों में लगी रहती थी। हम सब बेहद परेशान थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। भाई की मौत को महीना गुजर चुका था। वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, बड़े बड़े घाव को भर देता है। वक्त के साथ साथ हम सब भी संभल गए थे, सिवाय भाभी के। न जाने इसको कब समझ आनी थी। मेरा नाम मीरब है। हम 2 बहन भाई थे, एक मैं और एक मेरा भाई। मेरे भाई का नाम आरिफ था। मेरे पापा का जूतों का कारोबार था। उनकी शहर में जूतों की अच्छी दुकान थी, जिससे अच्छी आमदनी हो जाती थी। हमारे घर का गुजारा अच्छा चल रहा था। मेरे भाई ने एमए के बाद कॉलेज छोड़ दिया और बाबा के साथ दुकान पर बैठने लगा था। यूँ बाबा को थोड़ी सपोर्ट भी मिल गई थी। हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही थी। एक दिन हम रात का खाना खा रहे थे, तो इसी दौरान भाई ने अम्मा को कहा कि वो शादी करना चाहता है। अम्मा की तो जैसे मुराद पूरी हो गई थी, जबकि बाबा ने घूर कर दोनों को देखा था। अम्मा बाबा की घूरने की परवाह ना करते हुए झट से बोली कि मैं आज ही रिश्ता देखना शुरू कर देती हूँ। तुम बताओ तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, ताकि मैं तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही लड़की तलाश करूँ। मगर भाई की अगली बात सुनकर अम्मा की खुशी गुम हो गई थी। भाई ने कहा कि मैंने लड़की खुद पसंद कर ली है, आप बस उसके घर रिश्ता ले जाने की तैयारी करें। अम्मा बाबा हैरानी से भाई की मुंह की तरफ देख रहे थे। उन्हें भाई की बात सुनकर दुख हुआ था। आज से पहले तो भाई ने कभी कोई काम अम्मा बाबा के बगैर नहीं किया था। आज जब शादी की बारी आई तो जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसने बगैर माँ बाप के मशवरे के कर लिया था। अम्मा भाई को कुछ कहना चाहती थी, मगर बाबा ने अम्मा के हाथ पर हाथ रखकर उन्हें कुछ भी कहने से रोक दिया। बाबा कहने लगे कि इनका बड़ा बेटा बड़ा हो गया है और अब इससे उंगली पकड़कर चलने की ज़रूरत नहीं थी। खैर अम्मा ने लड़की के बारे में भाई से पूछा तो पता चला वो लड़की यतीम है, अपनी ताया ताई के साथ रहती है। 2 दिन बाद ही अम्मा और बाबा जाकर लड़की को देख आए थे। शक्ल सूरत से तो बेहद खूबसूरत थी, मगर आदत और सलीके का पता तो शादी के बाद ही चलना था। और वो लोग कुछ अजीब से थे। उन्होंने हमसे कोई पूछताछ नहीं की थी। ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी, वरना कहाँ कोई आजकल के दौर में बिना छानबीन के अपनी बेटी का रिश्ता देता है। खैर अम्मा ने अपनी तरफ से उनको एक बार अपने घर आने की दावत दे दी थी, ताकि वो आकर अपनी तसल्ली कर। मगर इस बात का भी लड़की की ताई ने आराम से इनकार कर दिया। उन्होंने बस शादी की तारीख दी और कहा इस तारीख को आकर अपनी अमानत ले जाए। अम्मा ने जेवर की डिमांड के बारे में पूछा तो इस पर कह दिया कि वो ना तो जेवर लेंगे और ना ही जहेज देंगे। इन लोगों ने हमें सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया था, जैसे अम्मा बाबा ने बड़ी मुश्किल से 1 महीना का करवाया था, क्योंकि हमें भी अपनी तैयारी करनी थी। आखिरकार अम्मा लड़की के हाथ में भाई के नाम की अंगूठी पहनाकर आ गई थी, और करती भी तो क्या, इकलौते बेटे की पसंद जो थी। इसकी खुशी को देखते हुए ये कड़ा घूम पड़ना ही था। खैर दिन गुजरते गए और तैयारी शुरू हो गई। इस दौरान अम्मा ने भाई को दोबारा समझाने की कोशिश भी की थी कि यूँ जल्दबाजी ठीक नहीं है, बेहतर है कुछ वक्त और ले लो और अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करो। मगर भाई ने ना माना। उसने अम्मा को कह दिया कि इसका फैसला बिल्कुल ठीक है, मगर ये तो वक्त ही बताने वाला था कि उसका फैसला सही था या फिर गलत। शादी का वक्त आ पहुंचा और हम भाई की शादी की लड़की को ब्याह कर घर ले आए। हमारे खानदान वालों ने लड़की के खानदान के बारे में सवाल उठाए थे। उसके ताया ताई शादी के दूसरे दिन ही शहर छोड़कर कहीं चले गए थे। भाभी ज़्यादातर कमरे के अंदर ही रहती थी। उनकी शादी को 3 दिन गुजरे थे, हम मगर सिर्फ खाने के वक्त वो कमरे से बाहर आती। नई नई शादी थी, हमने भी डिस्टर्ब नहीं करना मुनासिब नहीं समझा था। एक दिन भाई ऑफिस से आए, खाना खाने के फ़ौरन बाद कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद भाई भाभी को लेकर कमरे से बाहर आए और अम्मा से कहा वो भाभी को कहीं घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं। शाम का वक्त था, अंधेरा ज़रा जल्दी हो जाता था। अम्मा ने भाई को रोका कि इस वक्त जाना सही नहीं है, तो उस वक्त मत जाओ, कल दिन में चले जाना, अभी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अंधेरा फैल गया, कहाँ घूमोगे अंधेरे में।
भाई ने भाभी की तरफ देखा और अम्मा से कहा कि अम्मा इसका दिल अभी चाह रहा है, आप फिक्र ना करें, हम बस यही सड़क पर टहल कर वापस आ जाएंगे। अम्मा भाई को रोकना चाह रही थी मगर भाई भाभी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया। मैंने अम्मा को लाकर कुर्सी पर बिठाया। अम्मा का दिल बेहद घबरा रहा था। कुछ ही देर बाद भाई भाभी को लिए तेजी से अंदर दाखिल हुए। भाभी को कमरे में छोड़कर वापस जाने लगे। उनका चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैं भागकर भाई के पास गई और उससे पूछा क्या हुआ है, तो भाई ने मेरी बात का जवाब ना दिया और बाहर जाने लगा। अचानक दरवाजे के पास पहुंचकर रुका और फिर दौड़कर अम्मा के कदमों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। अम्मा का तो दिल ही दहल गया था। कौन माँ अपने जवान औलाद को यूं रोता देख सकती है। अम्मा ने भाई को फौरन से अपनी गोद में भर लिया और चुप कराने लगी। कुछ देर बाद भाई के रोने में कमी आ गई थी। अम्मा यूं ही भाई का सर गोद में रखे नीचे बैठी रही। उनको लगा शायद भाई सो गया है। अम्मा पूरा घंटा वहीं एक ही जगह ज़मीन पर बैठी रहीं कि कहीं भाई की नींद में कोई खलल ना आए। हालांकि मैं कई बार अम्मा को कह चुकी थी कि भाई को उठाएं, वो जाकर अपने कमरे में आराम करें और आप भी यहाँ ठंडे फरे से उठें, लेकिन अम्मा ने मुझे रोक लिया। खैर फिर मैं खाना बनाने में बिजी हो गई। खाना मेज़ पर लगाने के बाद जब मैंने अम्मा को खाने के लिए बुलाया तो वो भाई को जगाने लगी। जैसे ही अम्मा ने भाई की कलाई पकड़ी एकदम से पीछे हुई थी और फिर फौरन से भाई को टटोलकर सीधा करने लगी। अगले ही पल अम्मा की चीख पूरे घर में गूंज रही थी। मैं भागकर अम्मा के पास पहुंची। भाई की हालत देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने फ़ौरन से भाई की नब्ज़ चेक की। भाई का जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। वो तो सिर्फ एक मुर्दा जिस्म था जिसमें ज़िंदगी की कोई हलचल नहीं थी। अम्मा चिल्ला रही थी। वो कहाँ जानती थी कि उनका बेटा यूं उनकी गोद में सोते हुए हमेशा के लिए सो जाएगा। अम्मा समझ गई थी कि उनका बेटा दोबारा कभी नहीं उठेगा। घर में एक कोहराम मच गया था। मोहल्ले और ख़ानदान वाले सब इकट्ठे हो गए थे। हर एक को इसकी खबर मिल गई थी। हर एक आंख रो रही थी। हर एक के दिल खून के आंसू रो रहा था। अम्मा की तो रो रो कर हालत ही ख़राब हो गई थी और भाभी अपने होश खो बैठी थी। एक घंटे में से कई बार बेहोशी के दौरे पड़ चुके थे। उसके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ था। भाभी के हाथों की मेहंदी भी ना उतरी थी। फिर ये कैसा हादसा हो गया था। सारी ज़िंदगी साथ निभाने के वादे करने वाला यूं शुरू में तनहा छोड़कर चला गया था। न जाने भाई को क्या हुआ था। अभी तो दोनों हंसते खेलते अच्छे भले घर से बाहर घूमने के लिए गए थे। फिर अचानक भाई को क्या हुआ था, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भाभी बेहोश भाभी भी होश में ना थीं कि उनसे कुछ पूछा जाता। ठंड में पड़े रहने की वजह से भाई की बॉडी अकड़ गई थी। इसलिए जल्द से जल्द भाई के बारे में सोचा गया कि उसे बीच अम्मा का बीपी कई बार हाई हुआ था। भाई की मौत होते हुए बाबा को भी हार्ट अटैक आया था। अम्मा और बाबा को फ़ौरन से अस्पताल ले जाया गया। 6 घंटे अस्पताल रहने के बाद लगभग सुबह के वक्त उनकी वापसी हुई थी। हमारे घर में मौत का सन्नाटा छा गया था। रिश्तेदार आते जा रहे थे। सबके बाद वो सभी अपने अपने घरों को चले गए थे। अभी हम लोग सदमे से बाहर भी ना निकले थे जब भाई की मौत के चौथे दिन भाभी अपने कमरे से बाहर आई थी। भाभी की हालत देखकर हमें झटका लगा था। भाभी पूरी दुल्हन की तरह तैयार थी और इधर उधर देखकर खुद से बातें कर रही थी। थोड़ी देर देखती रही, फिर जाकर अपने कमरे में बंद हो गई। पूरी रात उसके कमरे से बातों की आवाज़ें सुनाई देती थीं। भाभी को भाई की मौत का गहरा सदमा लगा था। वो अपने होश खो बैठी थी और बिल्कुल पागल हो गई थी। अम्मा दिन को इसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर देती ताकि वो लोगों के सामने ना आ सके, मगर उस रात सब लोगों ने उसकी हालत देख ली थी और इसकी हालत का पता चल गया था। भाई को गए 4 महीने हो गए थे, लेकिन भाभी हमारे घर रह रही थी। हालांकि उसका हमारे घर में रहने का कोई मकसद ना था, लेकिन अपने घर में रखने के अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि उसके ताया ताई तो शादी के दूसरे दिन ही घर से भाग गए थे। बाबा कई बार उसके ताया और ताई के घर के चक्कर लगा चुके थे। उनके घर ताला लगा हुआ था और जो उनके नंबर थे हमारे पास वो भी बंद थे। एक दिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई, देखा तो रिश्ता करवाने वाली आंटी आई थी और उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो मेरे रिश्ते के लिए आए थे। हमने उनको कमरे में बिठाया और मुझे उनके लिए कुछ इंतजाम करने का बोला। मैं सर हिलाती किचन में चली गई। कुछ देर बाद भाभी अपने कमरे से निकलकर सीने में चली गई। वहाँ बैठी एक औरत ने भाभी को देखते ही हैरत का इजहार किया तो अम्मा ने उसे भाभी का तारक करवाया। जैसे ही उन औरतों की नज़र भाभी के चेहरे पर पड़ी, वो एकदम से चौंक उठी थी और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। फिर अम्मा से कहा कि वो इस घर में रिश्ता नहीं कर सकती। इसके बाद भी 3-4 रिश्ते आए थे, लेकिन हर बार ही रिश्ते के लिए आए हुए लोग भाभी की शक्ल देखते ही रिश्ते से इनकार कर देते थे। न जाने इसके चेहरे पर ऐसा क्या था। उस दिन भी हमारे घर यूं ही रिश्ते वाले आए और कुछ ही देर बाद उठकर चले गए। शाम के वक्त उन्होंने रिश्ते करवाने वाली आंटी के हाथ इनकार भिजवा दिया। अम्मा गुस्से से भाभी के कमरे की तरफ गई और कहा कि आज वो भाभी को घर से निकाल देंगी, क्योंकि उसकी वजह से हर बार मेरा रिश्ता ठुकराया जा रहा था। अब अम्मा ने गुस्से से भाभी के कमरे को धक्का दिया और दरवाज़ा झटके से खुल गया तो सामने का मंजर देखते ही अम्मा एकदम से चीखती हुई बाहर आई थी। अम्मा की चीख सुनकर मैं और बाबा भी फौरन से भाभी के कमरे की तरफ दौड़ रहे थे। सामने का मंजर दिल दहला देने वाला था। हमारी आंखों के सामने हमारी भाभी पंखे से लटक रही थी और बेड पर लैपटॉप पड़ा था जिसमें सेम टू सेम भाभी का चेहरा नजर आ रहा था और बार बार मेरी भाभी का नाम लेकर उसको रोकने का बोल रही थी। बाबा ने जल्दी से भाभी को थाम कर उसके गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर बिठाया। भाभी अब शर्मिंदगी से नजरें झुकाए किसी मुजरम की तरह बैठी हुई थी। उस वक्त वो कहीं से भी पागल नहीं लग रही थी। मैंने उसे पानी लाकर पिलाया। उसके बाद जब उसकी हालत कुछ ठीक हुई तो अम्मा ने उसे पूछना शुरू किया, क्योंकि एक बात तो तय थी कि भाभी पागल नहीं हुई थी, वो सिर्फ इस बात का ड्रामा कर रही थी। और वो ऐसा क्यों कर रही थी ये तो अब वही बता सकती थी। दूसरी हैरत की बात ये थी कि अगर वो यहाँ थी तो अब भी थोड़ी देर पहले लैपटॉप की स्क्रीन पर जो उनकी हम शक्ल थी वो कौन थी, और सब ये अहम बात कि भाई की मौत की वजह क्या थी, ये भाभी ही हमें बता सकती थी। भाई को ऐसा कौन सा सदमा पहुंचा था जिसने उसकी जान ले ली। इससे पहले भाभी को कोई जवाब देती, अचानक भाभी के नाम को पुकारती हुई एक औरत तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई थी और आते साथ ही उसने भाभी के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और उसके बाद उसने भाभी को गले लगा लिया। जबकि हम सब हैरानगी से उसे देख रहे थे। ये तो वही भाभी की हमशक्ल औरत थी। हमारी मौजूदगी महसूस करते हुए वो औरत हमारी तरफ मुड़ी थी। उसके कपड़े पहनने का जो तरीका था बहुत ही बेहुदा था, जो बाबा के साथ साथ हमें भी नजरें झुकाने पर मजबूर कर गया था।
बाबा फ़ौरन कमरे से बाहर चले गए थे। मेरी भाभी चिल्ला चिल्ला के उस औरत को यहाँ से जाने का कह रही थी। जब उस औरत ने मेरी माँ से कहा कि वो भाभी से अकेले में कुछ बात करना चाहती हैं और उसको अपने साथ ले जाना चाहती हैं, मगर उसकी बात सुनकर भाभी फ़ौरन से दौड़कर अम्मा के पीछे छुप गई और अम्मा के सामने हाथ जोड़ने लगी कि मुझे अकेला ना छोड़िए और इस औरत के साथ बिल्कुल ना भेजिए, वरना ये औरत मुझे मार देगी। भाभी बेहद डरी हुई थी और डर से काँप रही थी। अम्मा ने भाभी को अपने सीने से लगाते हुए तसल्ली दी, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी, बस तुम ये बताओ कि ये कौन है और तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है। उसके बाद भाभी ने जो कुछ बताया, हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल ये औरत भाभी की हमशक्ल थी और एक तवाइफ थी और बदकिस्मती से भाभी की माँ थी। इस औरत को एक अमीर आदमी ब्याह कर कोठी से निकाल कर ले गया था, जहाँ उसकी औलाद हुई, लेकिन इस औरत ने तवाइफ वाले काम ना छोड़े थे, जिससे तंग आकर उसके शौहर ने इसे तलाक दे दी थी और घर से निकाल दिया था। भाभी की माँ ने भाभी को यतीम खाने छोड़कर कोठा संभाल लिया था और वापस मुड़कर कभी भी अपनी बेटी की खबर ना ली थी। और भाभी और भाई की मुलाकात जूतों की दुकान पर हुई थी, जहाँ इन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। भाई को पता था कि इनकी अम्मा यतीम खाने में रहती हैं, लड़की से कभी उसकी शादी नहीं करवाएंगी, इसलिए इन दोनों ने एक फैमिली को कुछ पैसे देकर ताई ताई बनने पर राजी कर लिया था। तभी वो लोग दूसरे दिन गायब हो गए थे। भाई ने शादी पर जिन गाने बजाने और नाचने वालों को बुलाया था, उनमें से भाभी की माँ भी थी। उस वक्त वो नहीं जानती थी कि उसकी बेटी की शादी का फंक्शन है, लेकिन भाभी को देखते ही वो पहचान गई थी कि उसकी बेटी है। अपनी बेटी को यूँ जवान और खूबसूरत देखकर बहुत खुश हुई थी। अब उसका इरादा अपनी बेटी को भी कोठे पर बिठाने का था, मगर अफसोस कि भाभी शादी कि उसका प्लान नाकाम हो कर दिया था। मगर वो मौके में थी, कब उसे मौका मिले और भाभी को उठाकर ले जाए। भाई की बस किस्मती कहूँ या उस औरत की खुशकिस्मती, जब भाई और भाभी घूमने के लिए घर से निकले थे तो उस औरत ने इन दोनों को देख लिया था और फिर इसके शातिर दिमाग ने एक और चाल चली। भाई को अपने बारे में बता दिया और साथ में ये भी कहा कि मेरी बेटी भी एक तवाइफ है, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी बीवी नेक और पाकीज़ा है। ये मेरे साथ कोठे पर काम करती थी और न जाने कितने मर्दों के बिस्तर गर्म कर चुकी है। वो तो ये नाराज़ हो गई थी, इसलिए मुझसे नाराज़ होकर और मुझे छोड़कर यतीम खाने चली आई थी। वहाँ इसलिए तुम्हें अपना प्यार के जाल में फंसा लिया और तुमसे शादी कर ली। इसने ये सोचा, ये बात सुनकर भाई भाभी को तलाक दे देगा, मगर भाई को भाभी से मोहब्बत थी और तलाक तो नहीं दे सका, मगर उसके तवाइफ होने का सदमा भी बर्दाश्त ना कर पाया और ज़िंदगी की बाजी हार गया। भाई की मौत के बाद तो भाभी की माँ का रास्ता और भी साफ हो गया था। तभी भाभी ने अपनी माँ से बचने की खातिर पागल हो जाने का नाटक शुरू कर दिया। लेकिन अब भाभी की माँ को पता चल गया कि भाभी पागल नहीं है। तभी उसने भाभी को अपने साथ ले जाने की धमकी दी, जिस पर भाभी ने खुदकुशी करने की कोशिश की। भाभी ये कहते कहते रो पड़ी थी, जबकि औरत वसीली नज़रों से भाभी को घूर रही थी। तो अम्मा ने आगे बढ़कर उस औरत के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और वो इसी काबिल थी। उसके झूठ की वजह से मेरा भाई मर गया था, उसकी बेटी बेवा हो गई थी। वो औरत जिसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा था, वो किसी और की क्या हो सकती थी। उस औरत को खुला रहना ठीक नहीं था। अम्मा ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करके बुलाया और भाभी की माँ को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद अम्मा बाबा ने भाभी की शादी एक अच्छा रिश्ता देखकर कर दी थी। भाभी अपने घर में खुश थी। धीरे धीरे भाई का गम उनके दिल से निकल गया। लोग सच कहते हैं, किसी एक के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि ज़िंदगी अपनी रफ्तार से बढ़ती रहती है। हम लोगों के दिलों से भी भाई का गम निकल गया था, लेकिन उनकी याद भी अभी भी दिल के किसी कोने में थी। कभी कभी उन्हें याद कर लेते। भाभी की शादी के 1 साल बाद अम्मा ने मेरी शादी भी कर दी और अम्मा बाबा अब घर में अकेले रहते थे। मैं कभी कभी भाभी से मिलने जाती और वो हमारा बहुत एहसान मानती कि हमने उनकी ज़िंदगी ख़राब होने से बचा ली थी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो